आज हमारा 10th क्लास मैथ का शॉर्ट नोट्स। इसमें सबसे पहले हमारा मैथ का पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या। इसमें सबसे पहले हमारा वास्तविक संख्या जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जो वास्तविक संख्या होता है उसे हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, मतलब संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या होगी वो वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय संख्या जो होता है उसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, और जो जहाँ पे Q का मान 0 नहीं होता है और जो P और Q होता है पूर्णांक होता है। यहाँ पे हमारा पूर्णांक संख्या दिया हो कि जो परिमेय संख्या होता है दो प्रकार का, एक पूर्णांक और एक भिन्न। पूर्णांक संख्या जो होता है वह दो प्रकार का होगा, एक पूर्ण संख्या और एक ऋणात्मक। जो ऋणात्मक संख्या है, जो पूर्ण संख्या होता है वो भी दो प्रकार का होगा, एक जीरो और एक प्राकृत संख्या। जो प्राकृत संख्या होता है वह उसे दो आधारों पर बांटा गया, एक दो से विभाज्यता के आधार पर सम और विषम। सम संख्या जो दो से विभाज्य होगा, विषम संख्या जो दो से विभाज्य नहीं होगा। और गुणनखंड के आधार पर संख्याओं को तीन भागों में हम बांट सकते हैं। एक जो जिसका कि गुणनखंड वह सिर्फ खुद होता है और कोई नहीं उसका गुणनखंड होता है, और एक भाज्य और एक अभाज्य। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका दो या दो से अधिक गुणनखंड होगा उसे भाज्य बोलेंगे, और जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब। और अभाज्य संख्या जिसका एक और वह संख्या खुद गुणनखंड हो अपना, उससे अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब। आगे है हमारा परिमेय संख्या हम पढ़ लिए। उसके बाद है हमारा अपरिमेय संख्या, जो संख्या का दशमलव % अशांत अनावर्ती हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया हो 2.13, 123, 1523 और ऐसे बहुत सारा संख्या आ रहा है। इस टाइप की जो भी संख्या या जो भी रूट वाली संख्या होगी, क्योंकि वह रूट से बाहर नहीं निकलेगी, वह अपरिमेय संख्या होगा। आगे है हमारा यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हम दो या दो से अधिक दो संख्याओं का हम मसा निकालते हैं, और वही धनात्मक संख्याओं का मसा निकालते हैं, जिसमें अगर ए कोई संख्या और बी कोई संख्या है तो ए हमेशा बड़ा होगा और बी छोटा होगा। तब हम यह सूत्र लगाएंगे ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ की जो जीरो आर जो का मान हो आर का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर हो, या और बी का मान आर से बड़ा हो, और ए भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कि आपको दिया हुआ कि HCF 135 और 225 बराबर वाट, तो आप इसे बनाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे भी दिया हुआ है 510 और 52। आगे अंकगणित का आधारभूत अंकगणितीय परिमेय, जिसके द्वारा अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों द्वारा किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तथा उसका सूत्र होता है A इंटू B, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उन दोनों संख्याओं का HCF गुने LCM। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 96, 404 का LCM निकालें, और 2, 9, 12 और 27 का LCM और CF ज्ञात करें। आगे हमारा अगला चैप्टर है हमारा बहुपद। बहुपद में सबसे पहला बहुपद का सामान्य रूप, बहुपद कितने प्रकार का होता है उसका सामान्य रूप। बहुपद का पहला प्रकार है रैखिक बहुपद, जिसका सामान्य रूप होता है ax प्लस b। द्विघात बहुपद, जिसका सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, जिसका सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस d। और इसके बाद जो रैखिक समीकरण होता है उसका शून्य निकालते हैं तो x बराबर माइनस बी बटा, या उसका मूल निकालने के लिए सूत्र होता है x बराबर माइनस बी बटा ए। और द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √100d बटा 2a। और अगर द्विघात समीकरण में मूलों का योग दिया रहे तो उसका सूत्र बराबर होगा माइनस बी बटा ए, यानी माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, और उसका मूलों का गुणनफल बराबर होगा c बटा ए, यानी अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। और द्विघात बहुपद का सामान्य रूप या तो
उसको बोल सकते हैं कि द्विघात बहुपद सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे है हमारा त्रिघात बहुपद जिसमें कि मान लिया कि उसका जो मूल है एक्स अल्फा बीटा और गामा है, तो उसका सूत्र होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का सूत्र होता है सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र होगा माइनस डी बटा ए। आगे हमारा है अगला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका सामान्य रूप होगा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। और इसमें सबसे पहले अगर समीकरणों को दो समीकरण दिया हुआ रहता है तो वो समीकरण संगत है या असंगत है, इसलिए उसके प्रकार को दो भागों में बांटा गया, एक संगत और एक असंगत। संगत यानी जिसका हल निकले उसे संगत और जिसका हल नहीं निकले वह असंगत। संगत को दो भागों में बांटा गया, एक अविरोधी या प्रतिच्छेदी जिसका कि सिर्फ एक अद्वितीय हल निकलता है उसे प्रतिच्छेदी उसका समीकरण होगा और अविरोधी होगा। और जो असंगत हो जो दूसरा है उसका हमारा आश्रित या संपाती जिसका अनेक हल होता है उसे आश्रित या संपाती उसे कहेंगे। आगे उसके बाद असंगत समीकरण जिसका कि विरोधी होगा उसका ग्राफ और समानांतर होगा जिसका कोई हल नहीं निकलेगा और उसका होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। और आश्रित यानी संपाती का होता है a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 और प्रतिच्छेदी का होता है a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। उसके बाद ही इसमें प्रश्न वाला भाषा प्रश्न वाला समीकरण मतलब प्रश्न आता है, जैसे उम्र वाला, दो संख्या अंक वाला, भिन्न वाला, नाभ धारा वाला, नियत भाड़ा वाला, दो वस्तुओं का किराए वाला, रेलगाड़ी बस वाला, दूरी चाल वाला, या अनुपात बचत या क्षेत्रफल वाला। आगे है यहाँ पे विलोपन या लुप्तीकरण विधि, जिससे आपको विलोपन विधि से यहाँ पे एक समीकरण है उसको हल करना है। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से दूसरा समीकरण उसको हल करना है और ब्रज गुणन विधि से तीसरे समीकरण को हल करना है। आगे है हमारे द्विघात जिसका समान रूप होता है a1 ax2 प्लस b1 bx प्लस c1 बराबर 0 द्विघात समीकरण। इसमें यहाँ पे दो द्विघात समीकरण दिया हुआ है जिसका उभयनिष्ठ मूल के लिए सूत्र होगा c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 और अल्फा हो गया, अल्फा बराबर होगा बीटा बराबर होगा b1 c2 माइनस b2 c1 a2 माइनस c2 a1। आगे है जैसे जो द्विघात समीकरण होगा उसका मूल की प्रकृति जानने के लिए हम उसका विवेचक निकाल कर, अगर विवेचक उसका पूर्ण वर्ग होगा तो उसका मूल परिमेय होगा, अपूर्ण वर्ग होगा तो उसका मूल अपरिमेय होगा। और अगर विवेचक उसका यहाँ पे दिया हुआ है कि जो उसका अगर किसी भी का विवेचक जो होगा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आएगा तो उसका मूल वास्तविक और समान बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर आए बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा अगर 0 मतलब 0 से बड़ा होगा तो वह काल्पनिक मूल होगा और 0 से वह मूल बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान मूल होगा। आगे है द्विघात समीकरणों को हम तीन विधियों द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग या द्विघात सूत्र विधि द्वारा। आगे है मूल्य का चिन्ह, अगर दोनों मूल उसका धन मतलब ए और सी का मान समान चिन्ह है तो दोनों मूल धनात्मक होगा, ए बी सी का समान चिन्ह है तो दोनों मूल ऋणात्मक होगा, ए सी का विपरीत चिन्ह है तो एक मूल धनात्मक और एक मूल ऋणात्मक होगा, और बी बराबर 0 हो तो दोनों मूल बराबर होगा और सी ए बराबर हो तो दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। और हमारा आगे है यहाँ पे दोनों उभयनिष्ठ मूल का ग्राफ दिया हुआ है। पांचवा चैप्टर है हमारा समानांतर श्रेणी। इसमें बोला गया कि अगर किसी एपी में किसी
संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुना करें तो वह जो AP आएगा उससे जो AP प्राप्त होगा वह भी AP के अंतर्गत ही आएगा। आगे अगर किसी AP को जोड़े या घटाएं तो उससे एक AP बनेगा, और किसी AP में गुना या भाग करने पर अगर दूसरा AP को उससे गुना या भाग किया जाए तो वह AP के अंदर नहीं आएगा। AP का समान रूप होगा A प्लस D, A+2D। और यहाँ पे जो दो पदों के बीच के अंतर को इसमें सार्वंतर कहते हैं। जैसे D बराबर होगा AN-1। यहाँ पे जो A है प्रथम पद है और L जो हमारा है अंतिम पद को हम L से लिखते हैं। और जो किसी भी AP का कुल पद की संख्या निकालना रहेगा तो हम उसका सूत्र होता है अंतिम पद माइनस पहला पद बटा D प्लस 1। और nवां पद यानी an निकालने के लिए सूत्र होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn माइनस 1। और अंत से अगर nवां पद निकालना रहेगा यानी ln निकालना रहेगा तो उसका सूत्र होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर किसी AP के पदों का योग यानी Sn निकालना रहेगा तो उसका सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस l या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला चैप्टर है हमारा त्रिभुज। इसमें सबसे पहला आया समरूप त्रिभुज किसे बोलेंगे। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों का कोण समान और भुजानुपातिक हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। आगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इसमें आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को ही थेल्स प्रमेय बोला जाता है, जिसमें कि उसका परिभाषा होगा। अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज के दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह जो रेखा होगा तीसरे भुजा के समानांतर होगा। उसी प्रकार उसका जो विलोम है उसका विलोम में है कि अगर कोई रेखा तो उसके किसी त्रिभुज के भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है तो क्या हुआ, रेखा जो है वह तीसरी भुजा के समानांतर है। आगे है थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जिसका जो होता है कि अगर किसी त्रिभुज के दो छोटे भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के मतलब अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका दो छोटा भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। और उसका विलोम में होगा कि अगर किसी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज होगा। अगला चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें कि कार्तीय तल दिया हुआ है और उसमें हमको मतलब इससे निर्देशांक ज्यामिति वाला सूत्र, निर्देशांक ज्यामिति को इसमें सबसे पहले कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। इसमें जो क्षैतिज रेखा होती है उसे x अक्ष और ऊर्ध्व रेखा होती है उसे y अक्ष कहते हैं। और इसके कटान बिंदु को मूल बिंदु O कहते हैं। इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं, जिसका जो होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और आगे है हमारा विभाजन सूत्र। अगर कोई रेखा या कोई अक्ष किसी बिंदु को विभाजित कर रही है तो किस अनुपात में या उस अनुपात के जो बिंदु है उसका वह बिंदु कितना होगा उसके लिए सूत्र होता है। अगर आंतरिक विभाजन है तो mx2 प्लस nx1 m प्लस n और my2 प्लस ny1 और m प्लस n y का सूत्र और इधर x का सूत्र। और बाह्य विभाजन होगा तो mx2 माइनस nx1 बटा m प्लस n और my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। यहाँ m जो है m और n है जो अनुपात जो दिया रहता है वही है। आगे है यहाँ पे अगर कोई तीन बिंदु मिलकर त्रिभुज बना रहा है तो उसका सूत्र होगा 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और जब अगर किसी त्रिभुज का तीनों बिंदु एक ही रेखा में तो वह संरेखीय होता है। आगे हमारा है
अगला चैप्टर त्रिकोणमिति, जिसमें कि 2 चैप्टर होता है। 2 चैप्टर दिया हुआ है, एक ऊंचाई दूरी वाला और एक त्रिकोणमिति, जिसमें कि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है। त्रिकोणमिति का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उससे संबंधित और उसके मान के से संबंधित दिया हुआ रहता है। यहाँ पे हमारा जो मतलब इसमें वो जो त्रिकोणमिति है उसमें उसका सूत्र यहाँ पे से हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटा टेन थीटा, सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटा साइन थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और साइन थीटा बराबर दूसरा फार्मूला मतलब अगर उल्टी दिशा में जाएं तो भी एक फार्मूला निकलेगा। जैसे साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बटा कॉट थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा टेन थीटा। इस प्रकार से हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर एक और फॉर्मूला होगा 1 बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। और आगे है हमारा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू सेक थीटा। और हमारा साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक थीटा बराबर रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट थीटा बराबर होगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कॉस थीटा बराबर होगा साइन थीटा बराबर जब पहला फार्मूला टेन थीटा बटा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और दूसरा फार्मूला होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर पहला फार्मूला होगा कॉट थीटा बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और दूसरा फार्मूला होगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉसेक थीटा और टेन थीटा बराबर पहला फार्मूला होगा साइन थीटा बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा बराबर दूसरा फार्मूला होगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा। इधर कॉट थीटा बराबर पहला फार्मूला होगा कॉस थीटा बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा फार्मूला होगा रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर पहला फार्मूला होगा हमारा सेक थीटा बटा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा फार्मूला होगा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा टेन थीटा और कॉसेक थीटा का पहला फार्मूला होगा कॉसेक थीटा बटा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा फार्मूला होगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा कॉट थीटा। और साइन थीटा बराबर एक और फार्मूला होगा 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 बटा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और टेन थीटा बराबर होगा रूट अंडर 1 बटा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर होगा 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आगे हमारा
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होगा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद है हमारा 12वां चैप्टर, जिसमें कि 2D से संबंधित दिया हुआ है। यहाँ पे कि 2D वाला आकृति जो भी होगा उसका, इसमें सबसे पहला आता है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब, त्रिभुज, वृत्त, ये सब 2D आकृति है। इसमें सबसे पहले त्रिखंड का क्षेत्रफल होता है √θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। वृत्तखंड का होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर और 1/-1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 गुने 2 पाई आर। यहाँ पर वृत्त का जो होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का मतलब व्यास 2r होगा, और अर्धवृत्त का जो परिधि होगा पाई आर प्लस 2r के बराबर होगा। यहाँ पे 2D आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप और उसका विकर्ण दिया हो। जैसे वर्ग का भुजा अगर a है तो उसका विकर्ण होगा √2a और उसका परिमाप 4a और उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर। अगर आयत का भुजा l भी है यानी लंबाई और चौड़ाई है तो उसका विकर्ण होगा √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसका परिमाप होगा 2 × l + b और उसका क्षेत्रफल होता है l × b। वृत्त है, अगर कोई वृत्त है तो उसका त्रिज्या r है तो उसका व्यास 2r होगा, उसकी परिधि 2 पाई r और उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त में अगर किसी अर्धवृत्त के त्रिज्या r है तो उसका व्यास 2r, उसका परिधि r × पाई + r और उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। समानांतर चतुर्भुज का भुजा अगर l है और b है और उसकी ऊंचाई h है तो उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप होगा 2 × l + b और उसका क्षेत्रफल होगा l × h। अगर कोई समचतुर्भुज है और उसका भुजा a और उसका दोनों विकर्ण d1 और d2 है तो उसका परिमाप होगा 4a, उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 × d1 और d1 × d2। और अगर दोनों विकर्ण दिया हुआ रहे किसी समचतुर्भुज का और उसका भुजा निकालना रहेगा तो उसका सूत्र होगा √d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। आगे है हमारा समलंब चतुर्भुज, जिसमें कि एक भुजा a है और दूसरी भुजा b और मतलब ए भी है जो समानांतर भुजा है और एच जो है उसके बीच की ऊंचाई है। तो उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप होगा 4 गुने मतलब चारों भुजाओं का योग और उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 × समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। आगे है त्रिभुज। किसी भी अगर मतलब किसी त्रिभुज का भुजा ए बी और सी दिया हुआ रहेगा तो उसका परिमाप a + b + c होगा और उसका क्षेत्रफल हम अगर हीरोम सूत्र से निकालें तो उसके लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा a + b + c बटा 2 जो कि s बराबर होता है। तो उसका क्षेत्रफल होगा √s × s - a, s - b और s - c। समबाहु त्रिभुज का अगर एक भुजा a दिया हुआ रहे तो उसका परिमाप 3 है और उसकी ऊंचाई √3/2 है। उसका क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका लंब, आधार और कर्ण दिया रहे तो उसका उसका तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप बराबर सभी भुजाओं को जोड़ देने पर होगा। उसका कर्ण बराबर होगा √l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी आधार गुने लंब। आगे है हमारा रचना, जिसमें कि त्रिभुज का रचना करना रहता है। इसमें अगर कोई दो त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज का सारा भुजा दिया रहेगा उसके आधार पर हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे, या तो एस सर्वांग क्षमता हो या ए दिया रहे यानी भुजा दिया रहे तो हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। और दो कोण और एक भुजा दिया रहे तो, या दो भुजा और एक कोण दिया रहे। सबसे पहले अनुपातिक विभाजन के लिए कोण बराबर कोण करते हैं और समानांतर रेखा खींचते हैं और इससे ही त्रिभुज का मतलब समरूप त्रिभुज बनेगा। आगे है वृत्त स्पर्श। वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचना रहेगा तो बाह्य बिंदु से अगर सकेंद्री वृत्त से खींचना रहेगा तो अंतः वृत्त को समद्विभाजक कर परिवृत्त यहाँ पे नीचे वाला परिवृत्त खींचाएगा और अंतः वृत्त को
मतलब कौन सा अंतःवृत्त खींचने के लिए कौन सा द्विभाजक करते हैं। यहाँ पे है वृत्त से संबंधित दो प्रमेय आता है। एक प्रमेय आता है कि क्या कोई जो स्पर्श रेखा होता है वह त्रिज्या पे लंब होता है, जो वाला। और दूसरा आता है कि किसी कोई त्रिवृत्त है तो उसका जो किसी बिंदु से उस पर जो स्पर्श रेखा डाला गया है और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। उसके बाद है हमारा अगला चैप्टर, जिसमें कि 3D आकृति वाला है। इसमें शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला ये सब आकृति आती है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और अगर छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो पाई एल इंटू आर प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, और छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल इंटू आर प्लस आर। और आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और छिन्नक का आयतन होता है पाई एच इंटू 3 पाई एच बटा 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और किसी खोखले बेलन जो होता है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, और खोखले बेलन का आयतन होगा पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर क्यू माइनस नहीं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आगे है गोला। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यू, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगला चैप्टर है हमारा संख्यांक की केंद्रीय प्रवृत्ति। इसमें अगर अवर्गीकृत आंकड़ा है तो उसका माध्य बराबर, यानी उसका औसत निकालते हैं तो वही उसका माध्य होता है, यानी कुल संख्या बटा मतलब दिया हुआ आंकड़ों का कुल संख्या बटा कुल मतलब कुल का योग बटा कुल संख्या। माध्यक बराबर होगा मध्यमान, और बहुलक बराबर जो ज़्यादा बार दिखता है उसी को बहुलक कहते हैं। बहुलक बराबर यहाँ पे एक सूत्र दिया हुआ है कि 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है बहुलक बराबर। और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, और ए प्लस सिग्मा एफ ई बटा सिग्मा एफ प्लस इंटू एच। यहाँ पे जो सिग्मा एफ एक्स है वहाँ पे वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुणनफल का योग, और सिग्मा एफ यानी बारंबारताओं का योग का अनुपात होगा माध्य। और अगला है हमारा माध्यक। इसका सूत्र होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। और यहाँ पे जो एल एन बटा 2 होता है कुल बारंबारताओं का योग बटा 2 होगा, और सी एफ जो होता है वो माध्यक वर्ग की पहले की संचयी बारंबारता, एफ है जो माध्यक वर्ग की बारंबारता, एच मतलब वहाँ उसका वर्ग अमाप, और एल जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2 इंटू एच। यहाँ पे एल जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, F1 जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता, F0 है जो माध्यक वर्ग की पहले की बारंबारता, और F2 है जो माध्यक वर्ग की बाद की बारंबारता। आगे है प्रायिकता। प्रायिकता बराबर होता है कुल घटित घटना बटा मतलब घटित घटना बटा कुल घटना। प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच होगा। 0 जो है असंभव घटना और 1 निश्चित घटना होगा, और परसेंटेज में 0% से लेकर 100% तक होगा। और प्रायिकता का कुल योग 1 होगा। सिक्का जितना सिक्का बोलेगा उतना 2 के पावर n करेंगे, और जितना पासा बोलेगा उतना 6 के पावर n करेंगे, तो उसका कुल हमको घटना निकलेगा। और किसी भी कार्ड में जो कार्ड होता है वो 52 होता है। और आगे है हमारा बॉल रंग, मतलब इसमें प्रायिकता है उसमें बॉल वाला जो बॉल या रंगीन बॉल वाला रहता है कि अगर किसी थैले में 2 लाल गेंद है 5 नीली गेंद है तो नीली गेंद की प्रायिकता और लाल गेंद की प्रायिकता कितना होगा। और यहाँ पे कुछ
मतलब होल स्क्वायर और होल क्यू दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला है हमारा a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4ab, या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होगा ए प्लस माइनस प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। चौथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और 4ab बराबर फार्मूला होगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होगा ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का क्यूब बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगला हमारा है ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फार्मूला का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगला है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट दिया हुआ है, जैसे 3 4 5 5 12 13 20 21 29 8 15 17 19 9 40 41 7 24 25, इस सभी ट्रिपलेट है, उसमें किसी संख्या से गुना करके जो आएगा वो भी हमारा ट्रिपलेट ही आएगा। आगे हमारा है पारा, जैसे यहाँ पे 7 का पारा दिया हुआ है, 14 का 22 का और 36 का। इसमें 7 का पारा में है पहला 7 का 7 7 दूनी 14 7 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 2 70। 14 का है 14 का 14 14 दूनी 28 14 3 42 14 4 56 14 5 70 14 6 का 84 14 7 98 14 8 72 से 14 9 26 से 14 9 40 से। और 22 का होगा 22 का 22 22 दूनी 44 22 66 22 4 88 22 5 72 से 22 6 32 से 22 7 54 से 22 8 76 से 22 9 98 से 22 2 220 36 का 36 36 दूनी 72 36 3 78 से 36 44 से 36 5 85 से 36 4 का 216 36 7 252 36 8 288 36 9 324 36 9 360। आगे यहाँ पे वर्ग घन और वर्गमूल दिया हुआ, जैसे 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 6 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग 16 5 का वर्ग 25 6 का वर्ग 36 7 का वर्ग 39 8 का वर्ग 64 9 का वर्ग 81 10 का वर्ग 100 11 का वर्ग 121 12 का वर्ग 144 13 का वर्ग 169 14 का वर्ग 196 15 का वर्ग 225 16 का वर्ग 256 1 का घन 1 2 का घन 8 3 का घन 27 4 का घन 64 5 का घन 125 6 का घन 216 7 का घन 343 8 का घन 512 9 का घन 729 10 का घन 1000 11 का घन 1331 12 का घन 1728 13 का घन हमारा होगा 2197 14 का घन 2247 15 का घन 3325 1 का वर्गमूल 1 2 का वर्गमूल 1.414 3 का वर्गमूल 1.732 2 4 का वर्गमूल 2 5 का वर्गमूल 2.236 मतलब 236 6 का वर्गमूल 2.449 5 का वर्ग 7 का वर्गमूल 2.646 8 का वर्गमूल 2.828 9 का वर्गमूल 3 10 का वर्गमूल 3.162 11 का वर्गमूल 3.317 12 का वर्गमूल 3.464 13 का वर्गमूल 3.606 14 का वर्गमूल 3.3741 और 15 का वर्गमूल 3.873।